हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल। तो लास्ट वीडियो में हमने ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन एंड इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट दोनों कवर कर लिए थे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बाकी का जो पोर्शन है वो कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्शन 199 जो कि है रिकवरी ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इन सर्टेन केसेस। तो जैसे कि हमने देखा था, जो लिमिट्स थी वो किस पे थी, नेट प्रॉफिट पे, राइट। तो फॉर एग्जांपल कभी कंपनी ने गलत प्रॉफिट शो किया है एंड बाद में उसको रीस्टेट करना पड़ा है उस पर्टिकुलर पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन ऑब्वियस सी बात है रीस्टेट क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज कंपनी ने कुछ फ्रॉड किया होगा या फिर कुछ नॉन कंप्लायंस किया होगा अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या फिर कुछ रूल्स में, राइट। तो उस केस में उनका जो नेट प्रॉफिट है वो रीस्टेट हो जाएगा एंड साथ ही साथ जो ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की जो लिमिट है वो भी रीस्टेट हो जाएगी। तो उस केस में जो भी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन एक्सेस पे हुआ है उन डायरेक्टर्स को या फिर मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर या फिर किसी भी मैनेजिंग डायरेक्टर को, देन वो कंपनी का राइट है कि वो उससे वापस ले सकती है। ओके, तो कंपनी क्या करेगी, रिकवर करेगी फ्रॉम एनी पास्ट और प्रेजेंट एमडी, डब्ल्यूटीडी, भले ही उसने छोड़ दी हो कंपनी, फिर भी पास्ट में अगर उसको एक्सेस पे किया है देन हमें उससे वापस रिकवर करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग एनी स्टॉक ऑप्शन ड्यूरिंग द पीरियड फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी रीस्टेटेड। तो ये चीज़ है इसमें, बस सिंपल सी। एंड लाइबिलिटी ऑफ द डिफॉल्टर के बारे में दे रखा है कि अगर वो लायबल है किसी भी तरह की पनिशमेंट के लिए, बिकॉज उसकी वजह से हो सकता है कुछ भी नॉन कंप्लायंस हुआ हो, तो उस केस में क्या होगा, उसकी जो लाइबिलिटी है वो वैसी की वैसी ही रहेगी, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। भले ही हम उससे अमाउंट रिकवर कर रहे हैं एक्सेस वाला, बट उसकी जो लाइबिलिटी है वो वैसी की वैसी रहेगी, यानी उसका जो भी पनिशमेंट या पेनल्टी है वो उस पर अप्लाई होगी। नेक्स्ट इज सेक्शन 198 जो कि है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो इसमें चार चीज़ें हैं। पहली, कौन सी चीज़ क्रेडिट करनी है, दूसरी, कौन सी चीज़ क्रेडिट नहीं करनी है, तीसरी, कौन सी चीज़ डिडक्ट करनी है, चौथी, कौन सी चीज़ डिडक्ट नहीं करनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट शैल बी गिवन, यानी कौन सी चीज़ हमें क्रेडिट करनी है इस पर्टिकुलर प्रॉफिट में। तो कोई भी बाउंटीज या सब्सिडीज़ मिलती है फ्रॉम एनी गवर्नमेंट या फिर कोई पब्लिक अथॉरिटी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है इन दिस बिहाफ, देन उसको हमें क्रेडिट करना है इस पर्टिकुलर प्रॉफिट में। ओके, तो इसमें एक ही पॉइंट है। नेक्स्ट इज क्रेडिट शैल नॉट बी गिवन, यानी क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए इन दो पर्टिकुलर चीज़ों का। तो पहले से ही अगर हमने क्रेडिट कर दिया है पीएनएल अकाउंट में, देन हमें ये सारी चीज़ें लेस करनी पड़ेगी, यानी ये सारी इनकम्स हमको लेस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला, कोई भी प्रॉफिट बाय वे ऑफ प्रीमियम अगर मिला है हमें शेयर्स पे या डिवेंचर्स पे, देन वो चीज़ इसमें नहीं आएगी, यानी हमें लेस करनी पड़ेगी। अनलेस कंपनी का बिजनेस ही यही है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है वो अगर, देन उस केस में प्रीमियम जो रिसीव होगा हमको वो हम क्रेडिट करेंगे। बट इन केस ऑफ अदर कंपनीज हमें क्रेडिट नहीं करना है, अगर हमने किया है देन हमें लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज प्रॉफिट ऑन सेल्स बाय द कंपनी। कौन सा, फोरफिटेड शेयर्स अगर हमने सेल किए, यानी कंपनी को हम जब कॉल पे नहीं करते हैं देन कंपनी हमारे शेयर्स फोरफिट कर देती है एंड वो आगे सेल भी कर सकती है। तो सेल जब करेगी तो उस पर जो भी प्रॉफिट होगा देन वो इस पर्टिकुलर सेक्शन में हमें क्रेडिट नहीं करना है, यानी P&L में क्रेडिट नहीं करना। थर्ड इज़ प्रॉफिट ऑफ कैपिटल नेचर का कोई भी प्रॉफिट है, यानी सेल ऑफ अंडरटेकिंग है या फिर कंपनी ने कोई भी एनी पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग सेल की है, देन उस केस में जो प्रॉफिट होगा वो भी हमें क्रेडिट नहीं करना है। फोर्थ पॉइंट इज़ कोई भी हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर फिक्स्ड एसेट सेल किया है ऑफ कैपिटल नेचर, देन वो कैपिटल नेचर का जो प्रॉफिट है वो हमें ऐड नहीं करना है। बट इन केस ऑफ WDV जो होती है रिटर्न डाउन वैल्यू, हमने उस पर्टिकुलर एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, राइट। तो उस केस में जो भी हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, जो भी वो ओरिजिनल कॉस्ट से ज़्यादा का जो अमाउंट होगा ना वो कैपिटल नेचर का होगा, बट WDV से लेके ओरिजिनल कॉस्ट तक का जो प्रॉफिट होगा वो हमें रेवेन्यू मानना पड़ेगा, तो वो हम ऐड कर सकते हैं। ओके, यानी वो ऐड हो सकता है रेवेन्यू इनकम में। एंड ओरिजिनल कॉस्ट जो थी एसेट की उससे ज़्यादा का जो प्रॉफिट है वो हमें एलोकेट करना है कैपिटल इनकम में। ओके, तो दो तरह की इनकम होगी इन केस ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट, एक रेवेन्यू इन नेचर, दूसरी कैपिटल इन नेचर। तो रेवेन्यू वाली हमें लेस कर देनी है, कैपिटल वाली लेस नहीं करनी है। नेक्स्ट इज़ कोई भी कैरिंग अमाउंट में चेंज होता है तो हम फेयर वैल्यू पे मेज़र करते हैं, देन उस केस में जो गेन आता है वो हमें
ऐड नहीं करना है। एंड द लास्ट इज़ एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग एनी अनरियलाइज्ड गेन है, कोई नोशनल गेन है जो अभी रियलाइज़ नहीं हुआ है या फिर रीवैल्यूएशन किया है हमने एसेट का, देन उस केस में भी वो इनकम ऐड नहीं करेंगे हम P&L में। तो ये सारी जो भी इनकम थी, ये इनमें से कुछ भी अगर हमने पहले से ऐड करके रखी है P&L में, देन हमें ये लेस करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज, इसमें दे रखी है ऐसी चीज़ें जो हम डिडक्ट करनी है P&L से। ओके, तो सबसे पहले कोई भी यूजुअल वर्किंग चार्जेस है वो डिडक्ट करना है, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन डिडक्ट करना है, बोनस या कमीशन पे की है हमने, टैक्स कोई भी नोटिफाई किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑन एक्सेस या फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट पे कोई टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगा रखा है वो हमें लेस करना है, या फिर कोई भी स्पेशल रीज़न से टैक्स लगा रखा है, पॉल्यूशन का हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, जो स्पेशल रीज़न का टैक्स है वो भी हमें लेस करना है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इशूड बाय द कंपनी, इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेजेस जो भी कंपनी के हैं, लोन्स, डिबेंचर्स वगैरह, एडवांसेस, इन सब के इंटरेस्ट वगैरह ये नॉर्मल सी चीज़ें। अनसिक्योर्ड लोन पे जो इंटरेस्ट है वो, कोई भी रिपेयर हमने कराया है इमूवेबल प्रॉपर्टी का और वो रेवेन्यू इन नेचर है, देन हमें वो डिडक्ट करना है। बट कैपिटल नेचर का अगर है, हमने कुछ भी ऐसा रिपेयर करा है जिससे कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है उसका, देन उस केस में वो कैपिटल नेचर का होगा, वो हमें डिडक्ट नहीं करना है। कोई भी कंट्रीब्यूशन अगर हम करते हैं सेक्शन 181 में जो हम पढ़ेंगे, चैरिटेबल फंड्स को जो भी कंट्रीब्यूशन होता है उसका हमें डिडक्शन मिलेगा। डेप्रिसिएशन जो होगा सेक्शन 123 के अकॉर्डिंग उसका डिडक्शन मिलेगा। कोई भी एक्सेस एक्सपेंडिचर किया है हमने ओवर इनकम किसी भी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में एंड उसका हमने सेट ऑफ नहीं किया है आने वाले सालों में, तो हम उसका इफेक्ट दे सकते हैं इस पर्टिकुलर ईयर में। ओके, यानी कुछ भी सेटलमेंट नहीं हुआ है उसका, देन हम उसको डिडक्ट कर सकते हैं, यानी कैरी फॉरवर्ड, बेसिकली डेफर्ड एक्सपेंडिचर जो होते हैं उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट इज़ कोई भी कंपेंसेशन या डैमेजेस पे करने हैं जिससे बिकॉज कोई भी लाइबिलिटी अराइज हो गई है हमारी, लीगल लाइबिलिटी इंक्लूडिंग अ लाइबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट, उस केस में भी हमें डिडक्शन मिलेगा। एंड उस पर्टिकुलर लाइबिलिटी से बचने के लिए अगर हमने कोई इंश्योरेंस ख़रीदा है एंड उसके बदले में हमने जो प्रीमियम पे वगैरह किया है उसका भी हमें डिडक्शन मिलेगा, वो भी P&L से लेस होगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज़, कोई भी डेट है, बैड डेट या फिर राइट ऑफ किया है हमने इन द ईयर, तो फिर उसका भी हमें डिडक्शन मिलेगा, वो भी लेस हो जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें वो थी जो हमें लेस करनी है अपने प्रॉफिट से। अगर ऑलरेडी लेस हो चुकी है देन इग्नोर करना है, अगर लेस नहीं हुई है देन हमें लेस करना है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज़, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें डिडक्ट नहीं करनी है। कोई भी इनकम टैक्स, सुपर टैक्स पेबल बाय द कंपनी अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, राइट, या फिर कोई भी अदर टैक्स जो फॉल नहीं हो रहा है क्लॉज डी एंड क्लॉज ई में। क्लॉज डी एंड क्लॉज ई कौन सा था? सबसेक्शन 4 का, जो हमने सबसेक्शन 4 का, राइट, ये रहा क्लॉज डी एंड क्लॉज ई। जो यहाँ वाले टैक्स हैं वो डिडक्ट होंगे, बट इसके अलावा जो टैक्स है वो डिडक्ट नहीं होगा। ओके, तो यही दे रखा है ए पॉइंट में। बी पॉइंट में, कोई भी कंपेंसेशन डैमेजेस जो भी मेड हुए हैं वॉलंटरीली, ओके, तो उस केस में जो लाइबिलिटी अराइज होगी वो हमें डिडक्ट नहीं करनी है। अगर वॉलंटरीली हमने जानबूझ के ऐसे काम किए हैं जिससे वो कंपेंसेशन या डैमेजेस हम पे कर रहे हैं, देन उस केस में डिडक्शन नहीं मिलेगा हमें। इसीलिए इसमें कहा गया अदरवाइज देन इन वर्च्यू ऑफ लाइबिलिटी सच एज रेफर टू इन क्लॉज एम। क्लॉज एम जो हमने पढ़ा था, इसके अलावा जो कंपेंसेशन या डैमेजेस है जो हमने वॉलंटरीली हमने ऐसा काम किया है जिससे हमारा वो लाइबिलिटी अराइज हुई है। ओके, नेक्स्ट इज लॉस ऑफ कैपिटल नेचर। कैपिटल नेचर का कोई लॉस है देन उस केस में वो डिडक्ट नहीं होगा ऑब्वियसली। एंड द लास्ट इज एनी चेंज इन कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट या लाइबिलिटी को हमने मेज़र किया है, राइट, तो उसमें हमारा कुछ लॉस हुआ है वो भी डिडक्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ें थी कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट की। तो आप देख सकते हैं 4 पॉइंट थे। पहला था कौन सी चीज़ें क्रेडिट करनी है, दूसरा कौन सी चीज़ क्रेडिट नहीं करनी है, तीसरा कौन सी चीज़ डिडक्ट करनी है, एंड फोर्थ कौन सी चीज़ डिडक्ट नहीं करनी है।
नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 201 जो कि फॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स दे रखे हैं रिलेटेड टू सर्टेन एप्लीकेशन। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बीच बीच के पॉइंट इसके आप रीड कर सकते हैं जस्ट एक बार। इसमें आप देख सकते हैं ये फॉर्म MR2 हमने पढ़ा था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होता है तो MR2 हमें चाहिए होता है, राइट। और कब लेंगे हम अप्रूवल? विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच अपॉइंटमेंट। एंड जनरल नोटिस ऑफ मेंबर्स की बात की गई है। एंड पब्लिकेशन ऑफ नोटिस एटलीस्ट वंस इन अ न्यूज़पेपर ऑफ प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट का जो प्रिंसिपल लैंग्वेज है उसके न्यूज़पेपर में हमें एटलीस्ट वंस देना चाहिए। एंड एक बार हमें इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी देना पड़ेगा, राइट। ये सारी चीज़ें दे रखी है। एंड अटैचमेंट ऑफ नोटिस विद द एप्लीकेशन। ये बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये आप जस्ट रीड कर सकते हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इज सेक्शन 202 जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। इन तीन में से किसी का ही कंपेंसेशन या फॉर लॉस ऑफ ऑफिस देंगे, इसके अलावा का ये पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है, ओके। तो ओनली ये तीन पे ही एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले दे रखा है पेमेंट व्हेन अराइजेस, यानी हमें पेमेंट कब करनी है। कोई भी कंपनी पेमेंट करेगी MD को, WTD को या फिर मैनेजर को बाय मींस ऑफ कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, या फिर कोई भी कंसिडरेशन जब वो रिटायर हो रहा है फ्रॉम ऑफिस, या फिर इन कनेक्शन ऑफ लॉस या फिर रिटायरमेंट, ओके। तो ये तीन तरह की पेमेंट कर सकती है कौन? कंपनी। प्रोहिबिशन किया गया है ऑन पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन इन द फॉलोइंग केसेस। सबसे पहला, अगर कोई भी रिकंस्ट्रक्शन या फिर अमालगमेशन होता है एंड रिकंस्ट्रक्टेड या फिर अमालगमेटेड कंपनी में उसको पोजीशन मिल जाती है, यानी उसका ऑफिस बेसिकली ट्रांसफ़र हो जाता है एक कंपनी से दूसरी कंपनी में। इन केस ऑफ अमालगमेशन या फिर रिकंस्ट्रक्शन, देन उस केस में उसको कोई भी कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। सेकेंड इज़, अगर डायरेक्टर खुद रिज़ाइन कर देता है फ्रॉम हिज ऑफिस अदरवाइज देन ऑन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी या फिर अमालगमेशन, यानी खुद ही डिज़ाइन कर रहा है वो, देन उस केस में भी उसको कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। या फिर कोई वेकेशन हो जाता है, वेकेशन का कोई भी केस, सेक्शन 167 सब सेक्शन 1 में हमने केसेस पढ़े थे वेकेशन के, उसमें से कोई भी केस एप्लीकेबल हो जाता है डायरेक्टर पे, देन उस केस में भी एप्लीकेबल नहीं होगा ये पर्टिकुलर सेक्शन एंड प्रोहिबिशन होगा ऑन पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन। या फिर कोई भी उसने खुद ने गलती की है वॉलंटरीली, या फिर नेग्लिजेंस है उसकी, या फिर उसने कुछ डिफ़ॉल्ट किया है, देन ऑल्सो उसको कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। अगर उसने फ्रॉड किया है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, या फिर कोई भी ग्रॉस नेग्लिजेंस, ग्रॉस मिसमैनेजमेंट इन रिलेशन टू द कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, देन ऑल्सो उसको कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। वेयर द डायरेक्टर हैज़ इंस्टिगेटेड, यानी डायरेक्टर ने डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ऐसी चीज़ें की है कंपनी में जिससे कि उसका टर्मिनेशन ऑफ ऑफिस हो जाए, यानी ऐसी चीज़ें करना जिससे खुद मेंबर्स उसको निकाल दें, देन उस केस में भी उसको कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट अब दे रखा है क्वांटम ऑफ कंपेंसेशन पेएबल, यानी कितना कंपेंसेशन हमें देना है। तो इसमें लिमिट दे रखी है कि शैल नॉट एक्सीड रेम्यूनरेशन, अगर वो उसका लॉस ऑफ ऑफिस यानी वो ऑफिस से नहीं जाता तो उसका जो टर्म है वहाँ तक उसको, उसका जो रिमाइंडर ऑफ इस टर्म है वहाँ तक उसको जितना रेम्यूनरेशन मिलेगा, या फिर 3 इयर्स का जो उसका रेम्यूनरेशन है विच एवर इज़ शॉर्टर, ओके। तो बेसिकली इसमें दे रखा है कि अगर डायरेक्टर फॉर एग्जांपल 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ, मैं MD की बात कर रहा हूँ, MD, WTD या फिर मैनेजर की, 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ एंड दूसरे साल में ही उसने क्या किया, यानी एट द बिगनिंग ऑफ सेकेंड ईयर ही क्या किया उसने, मतलब उसको कंपनी ने निकाल दिया या लॉस ऑफ ऑफिस हो गया उसका, तो उसका जो कंपेंसेशन है वो रिमाइंडर ऑफ टर्म कितना है 4 इयर्स, बट वो रिस्ट्रिक्टेड होगा अप टू 3 इयर्स तक, ओके। बिकॉज यहाँ क्या दे रखा है, रिमाइंडर ऑफ इस टर्म या फिर 3 इयर्स विच एवर इज़ शॉर्टर, ओके। तो बेसिकली रिस्ट्रिक्ट कर दिया है अप टू 3 इयर्स, एंड 3 इयर्स से कम है देन हम वो पीरियड ले लेंगे। नेक्स्ट नीचे दे रखा है कैलकुलेशन ऑफ कंपेंसेशन, कैसे कैलकुलेशन होगी। एवरेज लेंगे हम रेम्यूनरेशन अर्न बाय हिम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 3 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑन विच ही सीजेस टू होल्ड सच ऑफिस, ओके। नेक्स्ट इज उसको कंपेंसेशन नहीं मिलेगा अगर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी जो है वो कमेंस हो गया है बिफोर ही हैज़ सील्ड टू होल्ड ऑफिस, यानी जैसे ही उसका ऑफिस सीज हुआ उसके पहले ही कमेंस हो गया है वाइंडिंग अप का प्रोसीजर, या फिर विद इन 12 मंथ हो गया है वाइंडिंग अप का प्रोसीजर स्टार्ट, ओके। यानी बिफोर सीजेशन एंड आफ्टर सीजेशन विद इन
12 month, okay, within 12 month after the date on which he ceased to hold office. और अगर कंपनी के पास एसेट्स ऑन वाइंडिंग अप जो है वो सफिशिएंट नहीं है टू रीपे शेयर होल्डर्स शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग प्रीमियम इफ़ एनी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम, ओके, यानी कंपनी के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो शेयर होल्डर्स को पैसा दे सके, और वाइंडिंग अप का प्रोसीजर भी जो है वो स्टार्ट हो चुका है बिफोर सीजेशन एंड या फिर विद इन 1 ईयर ऑफ द सीजेशन, देन उस केस में उसको कंपेंसेशन नहीं मिलेगा, ओके। तो ये 2 पीरियड ध्यान रखना, बिफोर द डेट एंड विद इन 12 मंथ, ओके। दोनों में से कोई भी अगर होगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, बिकॉज कंपनी के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपनी शेयर कैपिटल रिटर्न कर दे, तो उस केस में उसको पैसा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज सेक्रेटरियल ऑडिट फॉर बिगर कंपनीज। तो इसमें दे रखा है कि कंपनीज़ को सेक्रेटरियल ऑडिट करानी पड़ेगी। कौन सी कंपनीज़ को? फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपनीज, एवरी लिस्टेड कंपनी, बिकॉज लिस्टेड कंपनी पे तो सारे ही सेक्शन मैक्सिमम अप्लाई होते हैं, सिर्फ 1-2 होते हैं जिसमें कंडीशंस होती है, CSR वगैरह। तो एवरी लिस्टेड कंपनी। बी, एवरी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल जो है 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है। एवरी पब्लिक कंपनी जिसकी टर्नओवर जो है 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है। या फिर एवरी कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग लोन या फिर बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स या फिर PFI 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ओके। देन उस केस में क्या होगा? उसको सेक्रेटरियल ऑडिट करानी पड़ेगी अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए या फिर वो लिस्टेड कंपनी है तो। नेक्स्ट इज कौन ऑथराइज्ड है टू गिव सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस ऑब्वियसली, राइट। और कौन सी फॉर्म में देगा? फॉर्म MR3। तो MR1 कौन सा था? फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जब भी वो अपॉइंटमेंट होता है डायरेक्टर का, राइट। एंड MR2 था सेंट्रल गवर्नमेंट अगर से अप्रूवल चाहिए हमें तो वो MR2 था। एंड MR3 जो है वो है सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट का। एनेक्स करना पड़ेगा हमें सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट किसके साथ? बोर्ड्स रिपोर्ट के साथ। एंड ड्यूटी ऑफ द कंपनी क्या है? टू गिव ऑल असिस्टेंस एंड फैसिलिटी जो है कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस को देगी रिलेटिंग टू रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी वगैरह, वो कुछ पूछे तो उसको असिस्टेंस एंड फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करानी पड़ेगी। एंड ड्यूटी टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बोर्ड रिपोर्ट प्रिपेयर जो भी होगी तो उसमें सारे एक्सप्लेनेशन होंगे, जो भी क्वालिफिकेशन या ऑब्जर्वेशन है CS के, उसके रिगार्डिंग जो भी एक्सप्लेनेशन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देना पड़ेगा। एंड पेनल्टी इन कॉन्ट्रावेंशन किस किस को है? इफ़ कंपनी या फिर कोई ऑफिसर या फिर CS इन प्रैक्टिस कॉन्ट्रावेंट करता है, देन उस केस में जो भी इन डिफ़ॉल्ट है लाइबल है पेनल्टी 2 लाख रुपीज़, ओके। तो ये पहले अलग थी, अभी अमेंडमेंट है, अभी के लिए पेनल्टी है 2 लाख रुपीज़, ओके। नेक्स्ट इज पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल V, पार्ट 3, पार्ट 4, ओके। पार्ट 1 क्यों नहीं है? बिकॉज पार्ट 1 हमने पढ़ा था जब हमें ऐसे फॉलोइंग कंडीशंस थी जिस केस में हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए होती थी, बट अगर कंडीशंस फुलफिल नहीं होती थी देन हमें अपॉइंटमेंट कर सकते थे उस पर्टिकुलर डायरेक्टर का, बट आफ्टर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो पार्ट 1 हमने वहाँ कवर कर लिया था। एंड पार्ट 2 जो है उसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा, हम वो भी कवर कर चुके हैं बेसिकली। पार्ट 2 में 4 सेक्शंस हैं, 4 में से 2 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बिकॉज सेक्शन 1 में क्या था? रेम्यूनरेशन पेबल बाय कंपनी हैविंग प्रॉफिट। सेक्शन 2 में रेम्यूनरेशन पेबल बाय कंपनी हैविंग नो प्रॉफिट या इनएडिक्वेट प्रॉफिट, ओके। ये दोनों ही लिमिट्स हम कवर कर चुके हैं। तो सेक्शन 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें दे रखा है कि रेम्यूनरेशन कंपनी दे सकती है अगर उसके पास प्रॉफिट नहीं है या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, देन भी दे सकती है इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, ओके। वो सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में वो एक्सेस देन सेक्शन 2, यानी सेक्शन 2 में जो लिमिट थी उससे ज़्यादा रेम्यूनरेशन पे कर सकती है इन सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। तो सबसे पहला, वेयर रेम्यूनरेशन इन एक्सेस ऑफ द लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 1 या फिर सेक्शन 2, यानी सेक्शन 1 की लिमिट एंड सेक्शन 2 की लिमिट से ज़्यादा रेम्यूनरेशन मिल रहा है किसी डायरेक्टर को, और वो कौन दे रहा है? कोई भी अदर कंपनी, या तो वो फॉरेन कंपनी है या फिर उसके पास अप्रूवल है ऑफ शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग टू मेक सच पेमेंट। एंड उसका जो टोटल ओवरऑल मैक्सिमम रेम्यूनरेशन है पेबल, वो इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग अमाउंट्स है एज पर सेक्शन 197।
देन उस केस में हम उस पर्टिकुलर डायरेक्टर को एक्सेस देन सेक्शन 2 रेम्यूनरेशन पे कर सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसमें हमें देखना है कि वो दूसरी कंपनी जो उस पर्टिकुलर डायरेक्टर को पे कर रही है तो वो एक्सेस पे कर रही है, साथ ही साथ या तो वो फॉरेन कंपनी है या फिर उसने अप्रूवल ले लिया है शेयर होल्डर्स का, प्लस उसका जो ओवरऑल मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन है वो इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 197 है। ओके, सेकेंड इज कोई भी कंपनी जो न्यूली इनकॉर्पोरेट हुई है, राइट, कोई भी कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेट हुई है फॉर द पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, देन ऑल्सो वो दे सकती है। कोई सिक कंपनी है जिसके लिए स्कीम ऑफ रिवाइवल या फिर रिहेबिलिटेशन ऑर्डर किया गया है, किसने किया है ऑर्डर? बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन ने, तो उसको सिक कंपनी कहा जाता है। तो फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ स्कीम वो पे कर सकती है। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट इज कोई भी कंपनी इन रिलेशन टू विच अ रेजोल्यूशन प्लान स्टार्ट हुआ है और अप्रूव किसने किया है? वो NCLT ने, यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने, तो उसको भी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच अप्रूवल वो भी पे कर सकती है रेम्यूनरेशन टू इट्स मैनेजरियल पर्सन्स और अदर डायरेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट इज वेयर रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन और अदर डायरेक्टर एक्सीड करता है लिमिट सेक्शन 2, बट रेम्यूनरेशन जो है वो फिक्स्ड किया है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, या फिर NCLT ने अगर फिक्स किया है या फिर बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन ने फिक्स किया है पर्टिकुलर रेम्यूनरेशन, देन ऑल्सो वो पे कर सकती है कंपनी इन एक्सेस ऑफ सेक्शन 2। ओके, एंड कुछ कंडीशंस दे रखी है कि वो कहीं और से उसको पैसा नहीं मिलना चाहिए, एंड ऑडिटर से NOC लेनी पड़ेगी नॉन ऑब्जेक्शन, कि उसको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है उस पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट से या उसके रेम्यूनरेशन से, या फिर ऑडिटर और भी सपोर्ट ये सर्टिफिकेट देगा कि उस कंपनी ने कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया है टू इट्स क्रेडिटर्स। ओके, यानी कंपनी ने किसी भी तरह का डिफ़ॉल्ट नहीं किया है इन पेमेंट्स टू इट्स क्रेडिटर्स। नेक्स्ट इज सेक्शन 4th, टोटल 5 सेक्शंस है। ओके, तो मेनली तो ये 4 ही है, 5वें में छोटा सा सेक्शन है, उसमें कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है। तो सेक्शन 4 स्टार्ट करते हैं, जिसमें दे रखा है परक्यूजिट्स नॉट इंक्लूडेड इन मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। ओके, तो ऐसे परक्यूजिट्स जिसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की कैलकुलेशन में। ओके, तो कौन सा है? सबसे पहले 3 दे रखे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF और ग्रेचुइटी एंड लीव एनकैशमेंट जो होता है, ये 3 हमें ऐड नहीं करना है उसके लिमिट के अंदर। ओके, जो सीलिंग लिमिट दे रखी थी ना सेक्शन 2 में एंड सेक्शन 3 में, उसको हमें ऐड नहीं करना। तो ये सेक्शन हमें ध्यान रखना है, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 में ऐड नहीं करना है। तो सेक्शन 2 ये वाला है, रेम्यूनरेशन पेबल इन केस ऑफ नो प्रॉफिट या इनएडिक्वेट प्रॉफिट, एंड सेक्शन 3 इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, तो इसमें हमें ऐड नहीं करना। ओके, एंड नेक्स्ट एक और दे रखा है, इंक्लूडिंग नॉन रेजिडेंट इंडियन भी है इसमें, राइट, यानी मैनेजिंग पर्सन तो है ही, साथ ही साथ इंक्लूड किया गया है NRIs को भी, तो वो भी एलिजिबल होंगे टू फॉलोइंग परक्यूजिट्स, बट ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे इन सीलिंग। ओके, यानी सीलिंग लिमिट्स जो है स्पेसिफाइड अंडर वही सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, इसमें ऐड नहीं करेंगे। ओके, इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉलीडे पैसेज फॉर चिल्ड्रन स्टडिंग आउटसाइड इंडिया और फैमिली स्टेइंग अब्रॉड, लीव ट्रैवल कंसेशन। ओके, तो ये 3 है एंड ऊपर भी 3 थे, तो ये MCQs वगैरह में पूछ सकते हैं, बाकी तो कम चांसेस है आने के। एंड लास्ट इज सेक्शन 5th, जिसमें दे रखा है रेम्यूनरेशन पेबल टू मैनेजरियल पर्सनल इन 2 कंपनीज। ओके, तो इसमें दे रखा है कि जो भी टोटल रेम्यूनरेशन ड्रॉन होगा कंपनीज डज नॉट एक्सीड हायर मैक्सिमम लिमिट एडमिसिबल फ्रॉम एनी वन कंपनी। ओके, वन ऑफ द कंपनीज ऑफ विच ही इज़ मैनेजरियल पर्सनल, यानी हमें एक कंपनी का ही एट वन टाइम देखना है, दोनों का एग्रीगेट करके नहीं देखना है लिमिट। ओके, तो यही सिंपल सी बात कह रखी है इसमें, इन केस ऑफ वन और बोथ कंपनीज। नेक्स्ट पार्ट 3rd ऑफ शेड्यूल V, इसमें दे रखा है पार्ट 3rd में कंफ्यूज नहीं होना, 4 पार्ट है टोटल। ओके,
पार्ट 1 जो हमने पढ़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल वाले केसेस, पार्ट 2 जो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का है जिसमें 5 सेक्शन है, ओके, एंड पार्ट 3 ये हम पढ़ रहे हैं, एंड पार्ट 4 ये है छोटा सा, ओके। टोटल 4 पार्ट है एंड पार्ट 2 के 5 सेक्शंस है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 छोटा सा ही है, इसमें भी दे रखा है सिंपल सी वही बात जो हम ऑलरेडी पता है हमको कि अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन जो है वो सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द शेयर होल्डर्स, यानी शेयर होल्डर्स जो हैं वो अप्रूव करेंगे तभी वो माना जाएगा, ओके। रेम्यूनरेशन प्लस अपॉइंटमेंट दोनों ही। एंड ऑडिटर जो है या फिर सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, या फिर अगर रिक्वायर्ड नहीं है कंपनी के लिए देन उस केस में सेक्रेटरी इन होल टाइम प्रैक्टिस सर्टिफाई करेगा रिक्वायरमेंट ऑफ दिस शेड्यूल, कंप्लाई किया है हमने, एंड वो जो सर्टिफिकेट है वो इनकॉर्पोरेट करेगा जो रिटर्न फाइल करेंगे हम विद द रजिस्ट्रार उसके साथ। एंड पार्ट 4th एंड द लास्ट पार्ट इज, इसमें सिंपल सा दे रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो एग्जेम्प्ट कर सकती है एनी क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन, ओके, सॉरी दिस शेड्यूल। तो ये बेसिक से शेड्यूल्स थे। शेड्यूल्स आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। टोटल 4 पार्ट है शेड्यूल वी के, जिसमें से पार्ट 2 में 5 सेक्शंस है, ओके।